हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। सो गाइस, इसमें 4 टॉपिक्स में ये हमारा चैप्टर डिवाइड है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ठीक है, तो इन सब की चीज़ों में हम जानेंगे, इन चीज़ों के बारे में। दूसरा चीज़ है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट्स, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तीसरी चीज़ है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, और फोर्थ चीज़ है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये था हमारे चैप्टर का पूरा मैदान। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम एनसीईआरटी की बुक को एक्सप्लेनेशन उसका देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम to be associated with the formation of nation state is also meant a change in people's understanding who they were and what they defined their identity and sense of belonging। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा था यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आया और वहाँ पर कैसे नेशन स्टेट का फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब था कि वहाँ के जो पीपल थे उनके अंदर वो चेंजिंग आ रही थी, वो पहचान रहे थे कि वो कौन है और उनकी आइडेंटिटी क्या है, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनके अंदर मतलब ये भावना उत्पन्न हो रही थी। और वहाँ पे नए सिंबल्स लिए गए थे, आइकॉन लिए गए थे, न्यू सॉन्ग्स लिए गए थे, आइडिया थे। ठीक है, वहाँ पर जो बाउंड्री थी कम्युनिटी की वो भी तय कर दी गई थी। In most countries, the making of this new national identity was a long process। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के साथ हुआ। हाउ डिड दिस कॉन्सिग्नेस इमर्ज इन इंडिया। आइए देखते हैं कि यह हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। ठीक है, इन इंडिया एज इन मेनी अदर कॉलोनीज, जैसे कि इंडिया में और अदर कॉलोनीज में द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जैसे कि इंडिया में और अलग जो गुलाम देश थे उनके उनके अंदर जो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म था ये बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा था और ये कनेक्टेड था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ कनेक्टेड था। पीपुल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। तो जो कॉलोनियलिज्म था इसके खिलाफ जो पीपुल थे उन्होंने अपने एकता के साथ इस पर स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। तो जो इसमें मेनी डिफरेंट ग्रुप से इन लोग को सेंस ऑफ बिलोंगिंग के तौर पर मतलब एक बॉन्ड में बांध दिया गया था। ठीक है, बट बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन जो हर वर्ग और समूह थे कोलोनियलिज्म का एक जैसा असर नहीं था। देयर एक्सपीरियंसेस वेयर वेरिड एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वेयर नॉट ऑलवेज सेम। उनके अनुभव भी अलग थे और उनके जो स्वतंत्रता के मायने थे वो भी बहुत ही भिन्न थे, अलग थे। ठीक है, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइज टू फोर्स दिस ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो जब महात्मा गांधी थे तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थे इन्होंने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया था, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो ये एकता थी इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो पहले का जो बुक था उसमें भी आपने भारत के राष्ट्रवाद का थोड़ा सा अध्ययन किया था। ठीक है, वहाँ आपने 20वीं सदी के जो पहले की कहानी थी वहाँ तक आपने सिर्फ पढ़ा था। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920 एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 1920 के बाद की जो कहानी थी उसको हम पढ़ेंगे और नॉन कॉपरेशन क्या होता है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है इन सब के बारे में भी जानेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ टू कांग्रेस आउट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपुल। तो इसमें हम देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को
विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया, ठीक है, और किस तरह राष्ट्रवाद के लोगों की कल्पना नई उड़ान दे दी, ठीक है, और जो वहाँ पे नए नए लोग थे उनकी कल्पना ने एक नई उड़ान दे दी। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये 6 अप्रैल 1990 का है। इसमें है कि मास प्रोसेशंस ऑन द स्ट्रीट बिकेम ए कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस जो थे वो आम बात है, ठीक है, जैसे कि इसमें इतने सारे व्यक्ति हैं एक साथ, तो इस तरह के जुलूस उस समय की आम बात थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे और खिलाफत क्या होता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। In the year after 1919, we see the national movement spreading to new area, ठीक है, incorporating new social group and developing new modes of struggle। तो इस चैप्टर में 1919 के बाद की जो ईयर थी उसमें हम देखेंगे कि जो नेशनल मूवमेंट था वो नए एरियाज में कैसे, ठीक है, फैल रहा था और उसमें नए सामाजिक समूह भी शामिल हुए थे और जो संघर्ष की नए नए तरीके, ठीक है, नए नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल वो सामने आ रहे थे, ठीक है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव। इन्हीं बदलावों को हम कैसे समझेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं उनके क्या परिणाम हुए ये भी हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड द न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वे रेस्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, ठीक है, और इसके कारण जो रक्षा व्यय थे इसमें भारी इजाफा हुआ, ठीक है। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। तो जो ये खर्चा आ रहा था इस पर, इसकी भरपाई करने के लिए कर्जे लिए गए, ठीक है, और जो कर थे, टैक्सेस थे, उसको बढ़ा दिया गया। कस्टम ड्यूटीज वेयर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। तो जो कस्टम ड्यूटीज थी उसको बढ़ा दिया। तो कस्टम ड्यूटीज मतलब जैसे कि यहाँ पर एक देश है तो इसमें कुछ लाने के लिए जो टैक्स लगता है और यहाँ से कुछ ले जाने के लिए जो यहाँ पर टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं, ठीक है, और इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया गया था, ठीक है। दो द वार ईयर प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1930 एंड 1918, ठीक है। तो जो वार के जो ये ईयर था इसमें जो प्राइसेस थे वो हर चीज़ के डबल हो जा रहे थे 1913 से और 1918 तक, ठीक है, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ द कॉमन पीपुल। और 1930 और 1918 के बीच में जो प्राइसेस बढ़ी थी इसके कारण जो आम जनता थी, आम पीपल थी, उनके लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। विलेजेस वेयर कॉल्ड अपॉन द सप्लाई सॉलिडर। तो यहाँ पर विलेजर्स वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सॉलिडर, ठीक है, गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया एंड फोर्स रिक्वायरमेंट इन द रूरल एरिया काज्ड विस्प्रेड एंगर, जिसके कारण जो यहाँ के व्यापक इलाके थे उनके अंदर बहुत ही गुस्सा था। देन इन 1918-19 एंड 1922-21 क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो फसल थी वो भी बर्बाद हो चुकी थी, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। और यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ थी उसमें भारी अभाव पैदा हो गया था, कमी हो गया था, ठीक है। दिस वाज accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million of people perished as a result of famines and the epidemic. उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई और 1921 की जनगणना के मुताबिक वहाँ पे महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है, 12 to 13 मिलियन लोग पीपल वहाँ के मारे गए थे। People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. At the stage, new leader appeared and suggested a new mode of struggle. तो लोगों को उम्मीद थी कि जो युद्ध ख़त्म हो जाएगा जब, तो उनकी जो मुसीबतें थी वो कम हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपेयर्ड। तो इस समय एक नया नेता आया और उसने संघर्ष करने का एक नया ढंग या नया तरीका आप लोग बोलते हैं उसने पेश किया, ठीक है। तो यह लीडर कौन थे इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसके बाद है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह का विचार क्या था, इसे किसने चलाया था, कहाँ चलाया था, ठीक है, तो इसे महात्मा गांधी जी ने चलाया था।
तो अभी इस टॉपिक से हम इसके बारे में, ठीक है, आगे जो कुछ भी है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस लेसन को, ठीक है, एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे मैं आगे के पार्ट के वीडियो को अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच जाए।